हाँ भाई, चलो करें शुरू क्लास। ओके, ये क्या? आयु आयु, अच्छा आयु कह रही कि सर फिर मैं नाम बता देती हूँ। क्या नाम था सर जी? आयु, फिर क्या होगा नाम? का डंडा सा दिखे। अच्छा अच्छा, ओके भाई। चलो सभी बच्चों को राम राम, नमस्ते, हेलो। हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हमने धात्विक संसाधनों को कंप्लीट किया था, तो अभी हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा संसाधन जो होते हैं उनको दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक हम जो विभाजित करते हैं वो हमारे होते हैं परंपरागत, और एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, और एक आपके होते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, परंपरागत को बोलते हैं भी कॉन्वेंशनल। परंपरागत को क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल। और गैर परंपरागत को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्वेंशनल। तो ये कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल है। ओके। हाँ भाई, राम 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 दीपक। आज हमारे ऑपरेटर छुट्टी पे हैं तो मुझे कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि क्लास सही है तो मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी इसकी क्लास की वीडियो नहीं दिखाई दे रही, कमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब काम चल जाएगा। आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सही बात है। ये आपके कॉन्वेंशनल होते हैं और ये आपके नॉन कॉन्वेंशनल होते हैं। इस गैर परंपरागत को हम आधुनिक भी कह देते हैं, आधुनिक भी। ओके, अब हम शुरू करते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। तो परंपरागत का मतलब होता है वे स्रोत जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे जिसका उपयोग हुआ वो लकड़ी होती थी। लकड़ी, कॉन्वेंशनल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कॉन्वेंशनल लकड़ी सबसे पहले होती थी। उसके बाद आपको बताऊं तो हमने किसका उपयोग शुरू किया? कोयले का। कोयला शुरू हुआ। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम शुरू हुआ। उसके बाद आपकी प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस शुरू हुई। और उसके बाद आपकी विद्युत। और इस विद्युत में दोनों प्रकार की विद्युत आती है, चाहे वो जल विद्युत हो और चाहे वो ताप विद्युत हो। जल विद्युत और ताप विद्युत ये सभी कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। कॉन्वेंशनल, ये सभी कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। ओके, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत में क्या होता है? तो आप देखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं इसकी शुरुआत परमाणु ऊर्जा से होती है। परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद आपके आती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एक आपकी बायोगैस, बायोगैस व बायोमास, बायोमास, बायोगैस व बायोमास आती है। उसके बाद आपकी ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी आती है। और उसके बाद आपकी भूतापीय ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा। ये आपके प्रमुख क्या है? नॉन कॉन्वेंशनल है, नॉन कॉन्वेंशनल। ये नॉन कॉन्वेंशनल है, ये सब कॉन्वेंशनल है। ओके, ये आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। ओके भैया, ओके आयु, ओके। हाँ, इतनी बातें क्लियर है। अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, और वो क्या देनी है कि इस परंपरागत में ये भी समाप्य, समाप्य, समाप्य और समाप्य, इधर ये भी समाप्य, लेकिन ये एक असमाप्य है। असमाप्य, रीनेबल और नॉन रीनेबल नहीं होता क्या बेटा? रीनेबल जो नया बनता रहता है। तो यहां आप देख रहे हो कोई भी रीनेबल नहीं है छोड़ के इसको, जल विद्युत को। और एकमात्र जल विद्युत परंपरागत में ऐसा
संसाधन है या ऐसा ऊर्जा का साधन है जिसमें धुआं नहीं निकलता है, प्रदूषण नहीं होता है और आपका असमाप्य भी है। इधर आप देखोगे ना, इधर इधर आप देखोगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि इस एक को छोड़ दो, इस एक को छोड़ दो, किसको? परमाणु ऊर्जा को। ये परमाणु ऊर्जा समाप्य भी है, समाप्य भी है, और ये क्या करता है? प्रदूषण भी छोड़ता है, प्रदूषण भी करता है। बाकी सारे के सारे, आप इधर आ जाओगे, सारे के सारे क्या हैं? ये सब के सब जो हैं ये आपके असमाप्य हैं, असमाप्य और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इनसे कोई आपका धुआं वगैरह कुछ नहीं निकलता है। तो आपको याद रखना है, नॉन कॉन्वेंशनल गैर परंपरागत में केवल परमाणु ऊर्जा ऐसा है जो समाप्य, मतलब यूरेनियम थोरियम पृथ्वी में लिमिटेड है और वो समाप्त हो सकते हैं, बाकी कोई भी समाप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और परंपरागत में सारे के सारे समाप्य हैं, सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, छोड़ के जल विद्युत को। लेकिन अभी के लिए हम केवल और केवल आपकी किस पे बात करेंगे? कोयला की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, प्राकृतिक गैस की बात करेंगे और परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे। ये हमारे मुख्य हैं अभी के लिए। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं? आपने लिख दी तो एक बार कमेंट करके बता दो ताकि मैं अगली बात पे चल सकूं। हाँ, इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। चलते हैं। ओके भी, हमारे देश में, हमारे देश में आज भी 60% ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता कोयले से पूरी होती है, कोयले से पूरी होती है। मतलब आज भी ऊर्जा का प्रमुख साधन जो है वो आपका कोयला ही है, ऊर्जा का प्रमुख साधन जो है वो कोयला ही है। बिल्कुल। हाँ परवीन, ओके ओके भाई, ओके। हाँ, अगली बात पे चले हम। इसके बाद भारत में कोयले को, ये काम की बात है, कोयले को 2 वर्गों में बांटा जाता है, 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारत में कोयले को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है बेटा गोंडवाना करम का कोयला, इसका नाम होता है गोंडवाना करम का कोयला, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिफेरस युग में जो कोयला बना वो वाला, है ना? कार्बोनिफेरस 98% इसमें आता है। और ये कार्बोनिफेरस युग का कोयला, इसी का नाम होता है कार्बोनिफेरस युग का कोयला, जो कि आपको बताओ तो 200 मिलियन ईयर्स पहले वाला था। अभी आपको बता दूंगा। दूसरा हमारा कोयला होता है टर्सरी युग का कोयला, जिसको आप ट्रिएटरी कल्प कहते हैं, ट्रिएटरी, है ना? और ये आपका टोटल कोयले का 2% है। और इसको हम लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट कोयला। ये बहुत बार सवाल एग्जाम में है कि भारत का 98% कोयला कार्बोनिफेरस युग का कोयला है। यानी कि आप ऐसे करें, इन इंडिया कोयला ऑक्योर्स ए रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस, 2 जियोलॉजिकल एजेस की रॉक से हमें कॉल प्राप्त होता है, नेमली गोंडवाना ए लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन ए एज, कार्बोनिफेरस वाला आपको पता है, एंड
and in tertiary deposits which are only about 55 million year olds। ये 55 मिलियन ईयर है, ये 55 मिलियन पुराना है, और ये आपका 200 मिलियन वर्ष पुराना है। अब आप समझ गए होंगे जो ज्यादा पुराने उसमें नमी नहीं रहेगी, कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसमें नमी रहेगी और कार्बन की मात्रा आपकी कम रहेगी। ओके भी, ये हमारे भारत में दो प्रकार के कोयले, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत का 98% कोयला कार्बोनिफेरस युग का कोयला है और 2% कोयला ट्रिएटरी डिपॉजिट से ट्रिएटरी युग का कोयला है। ट्रिएटरी को ही टर्सरी युग बोलते हैं भी हिंदी में, इंग्लिश में ट्रिएटरी बोलते हैं। ये वाली आपकी बात है, ये बात क्लियर होगी क्या बताओ? इतनी बात है। इस बात का कहने का मतलब ये बेटा, हमारे भारत में पृथ्वी के धरातल के नीचे जो कोयला है उसका 98% कोयला 200 मिलियन वर्ष पहले बना है और उसका नाम है गोंडवाना कर्म का कोयला, कार्बोनिफेरस युग का कोयला। और 2% कोयला ऐसा है जो ट्रिएटरी युग में केवल 55 मिलियन वर्ष पहले बना है। ओके हाँ, अब जो हम बात करेंगे वो कोयले की किस्मों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोयले की किस्मों की, कोयले की किस्में। अब आपको भी पता है कोयले की कौन कौन सी किस्में, चलो बताओ कौन कौन सी, आप बताओ पहले कमेंट करके, जल्दी से बता दो। कोयले की पहली किस्म होती है भी, यदि आप देखो तो पीट कोयला होती है। दूसरी आपकी किस्म होती है लिग्नाइट कोयला, और तीसरी आपकी किस्म होती है बिटुमिन्स कोयला, और चौथी आपकी होती है एंथ्रासाइट कोयला। आप इसको ऐसे समझें कि आप अपना याद रखने के लिए नाम ऐसे भी याद रखते हैं, PLBA, मतलब आपको कोयला पढ़ने से पहले क्या करनी पड़ेगी? BA करनी पड़ेगी, PLBA। और आपको याद रखना है कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है और कोई लकड़ी यहां दबी तो सबसे पहले P बनेगी, और नीचे दब जाएगी तो आपकी L बनेगी, फिर और नीचे चली जाएगी तो B बन जाएगी, और नीचे चली जाएगी तो A बन जाएगी, और नीचे चली जाएगी तो आपकी ग्रेफाइट बन जाएगी, ग्रेफाइट पेंसिल की निब, और गहराई में चली जाएगी तब ईरा बन जाएगी, ईरा। तो जितना पृथ्वी के नीचे जाती जाएगी दबाव बढ़ता जाएगा, अशुद्धियां बाहर निकलती जाएंगी, कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जितना कार्बन ज्यादा होगा कोयला उतना ही शुद्ध होगा, जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना ही कोयला क्या होगा? शुद्ध होगा। इसमें कार्बन होता है 40%, इसमें कार्बन होता है 40 से 60%, इसमें कार्बन होता है 60 से 80%, और इसमें कार्बन होता है 80 से 90%। ओके, और ये आपका ग्रेफाइट मान लो 95% कार्बन, और हीरे में 100% कार्बन, हीरे में 100% कार्बन। ये आपके कोयले के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है भी, अब हम बात करें तो ये तो लकड़ी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, आप ऐसे कह सकते हो लकड़ी का थोड़ा परिवर्तित रूप। ये ज्यादातर निकाला ही नहीं जाता है, क्योंकि इसमें जितना निकालने का खर्चा निकलता है उतना कोयले से ऊर्जा नहीं मिलती, तो फिर कौन निकालेगा बताओ? फिर आपका आ गया लिग्नाइट में आप देखो तो इसमें कम कार्बन पाया जाता है, भाई बहुत ज्यादा तो पाया ही नहीं जाता, कम कार्बन पाया जाता है। इसे मुलायम कोयला कहते हैं, मुलायम कोयला कहते हैं। एक बात, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यही वो लिग्नाइट कोयला है जिसका निर्माण कब हुआ? टर्सरी युग में।
टर्सरी युग में बना, यही तो है जो टर्सरी युग में बना, लिग्नाइट कोयला, ये टर्सरी युग में बना है ना। और हमारे भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार जो मिलते हैं वो मिलते हैं तमिलनाडु में, 2 नंबर पे मिलते हैं गुजरात में, 3 नंबर पे मिलते हैं राजस्थान में। अभी ये बात बताऊंगा, लिग्नाइट कोयले को एक तो मुलायम कोयला कहते हैं, है ना, और नहीं भाई मुलायम कोयला नहीं कहते, बुरा कोयला कहते हैं। मुलायम कोयला तो बिटुमिन्स को कहेंगे, हाँ बुरा कोयला कहते हैं, बुरा कोयला, इसको ब्राउन कोल कहते हैं। ये आपकी एक खास बात है, हाँ ब्राउन कोल कहते हैं इसको। वैसे ये सॉफ्ट होता है लेकिन नाम सॉफ्ट बिटुमिन्स का होता है। अगली बात पे चलें तो आपको पता चलेगा भारत में सर्वाधिक भंडार, भारत में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा भंडार कौन से कोयले के, बिटुमिन्स के, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी किसका है, बिटुमिन्स का। सबसे ज्यादा भंडार और उत्पादन बिटुमिन्स कोयले का है। और याद रखना बिटुमिन्स कोयला जो होता है वो कॉमर्शियल कोयला होता है ना, तो आप इसको कह सकते हो वाणिज्यिक कोयला, कॉमर्शियल कोयला, मतलब आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाता है वो यही जाता है। आप इसको यहां पे ये भी कह सकते हो औद्योगिक कोयला, कौन सा कोयला उद्योगों में प्रयोग होता है, तो आपका बिटुमिन्स कोयला। तो सर लिग्नाइट से क्या काम लिया जाता है, बेटा लिग्नाइट इससे ताप विद्युत बनाई जाती है, ताप विद्युत बनाई जाती है, मतलब जहां खान से निकला निकलते ही बिजली बना देते हैं और फिर बिजली चली जाती है तार बन के। दीपक मलिक, हाँ तो ये बेटा सामान्य बात है, इनका नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी जरूरत पड़ेगी आपको 2 मिनट का टाइम दे देंगे, 1 मिनट आप सुन लो। इसमें ताप बिल्कुल सही बात है, वैसे मैं रेगुलर लिखता हूं वैसे लिखना चाहिए, एक बार फिर लिख दूंगा बेटा। हाँ लिग्नाइट कोयला, इससे ताप विद्युत बनाई जाती है, मतलब ये बिजली बनाने के काम आता है। जहां पे भी लिग्नाइट कोयला निकलेगा खान के पास ही थर्मल पावर प्लांट लगेगा, वहां से बिजली बनेगी और फिर वो तार से चली जाएगी। और बिटुमिन्स कोयला जो है वो कोयला की ट्रांसपोर्ट होता है, उद्योगों में चला जाता है, ये वाला इनमें फर्क है। और एंथ्रासाइट कोयले की बात करें तो इसमें कार्बन की अधिकता होती है, कार्बन की अधिकता, यह धुआं व राख बहुत कम छोड़ता है, बहुत कम छोड़ता है, धुआं व राख बहुत कम छोड़ता है। आप ये भी कह सकते हो कि धुआं और राख नहीं छोड़ता है, ऐसा भी कह सकते हो। और इसलिए आप याद रखना, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में मकान गर्म रखने में उपयोगी होता है। जैसे मान लो कोई भी ठंडा प्रदेश है, वहां मकान के अंदर भट्टी नहीं जलाते क्या, अब मान लो आपने पीट कोयले की जला दी, लिग्नाइट की जला दी, तो आपका पूरा घर धुएं से भर जाएगा। वहां आपका एंथ्रासाइट कोयला काम में लिया जाता है। और हमारे भारत में यह कहाँ मिलता है, J&K में मिलता है, मिलता भी ठंडे प्रदेश J&K में ही है, तो ये हमारा J&K में मिलता है। ये हमारी कुछ बातें थी जो हमने क्लियर कर ली। हाँ थोड़ी ज्यादा पास लिख दी मैंने, एक बार फिर से लिख दूंगा। जल्दी से बताओ इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई क्या, बात लिखने के लिए नहीं है, लिखने की अभी मैं दोबारा लिख दूंगा। हाँ ठीक है भाई, अभी आप लिखना शुरू कर दें। कोयला 4 प्रकार का होता है, पहले पीट कोयला, इसमें लिखवा देता हूं, यह लकड़ी का थोड़ा परिवर्तित रूप होता है, यह लकड़ी का थोड़ा परिवर्तित रूप होता है। इसमें कार्बन
40% होता है। इसमें कार्बन 40% के आसपास होता है। ओके, और नमी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। हाँ, इसलिए इसमें जो हीटिंग कैपेसिटी कम होती है। यह बहुत कम निकाला जाता है, बहुत कम निकाला जाता है, और लकड़ी की तरह धुआं व राख छोड़ता है, धुआं व राख छोड़ता है। लकड़ी की तरह धुआं और राख छोड़ता है ये आपका पहला पीट कोयला। नंबर 2 पे आ जाते हैं, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला की एक खास बात, भूरा कोयला, इसका रंग ज्यादा काला नहीं होता, इसलिए इसका नाम होता है भूरा कोयला। कार्बन कितना होता है भी इसमें, तो इसमें 40 होता है, इसमें 40 से 60% के बीच होता है, 40 से 60% के बीच होता है। भारत में लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला कहां मिलेगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद आपका गुजरात में, और गुजरात के बाद आपका राजस्थान में। ये ज्यादातर यहां पे मिलता है, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में। इससे ताप विद्युत बनाई जाती है, ताप विद्युत बनाई जाती है। हाँ, ताप विद्युत बनाई जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स इसके नजदीक ही लगा दिए जाते हैं और उनसे आपकी थर्मल पावर बना दी जाती है। ये आपकी बात है। हाँ, लिग्नाइट कोयले की बात भी क्लियर होगी। उसके बाद हम चलेंगे 3 नंबर पे। ये हमारा आ गया बिटुमिन्स कोयला, बिटुमिन्स कोयला। और बिटुमिन्स कोयला में आपको बताना है, इसका नाम होता है मुलायम कोयला, मुलायम कोयला। वैसे मैं आपको बता दूं, लिग्नाइट और बिटुमिन्स दोनों ही मुलायम कोयले होते हैं। हाँ, जो एंथ्रासाइट होता है वो कठोर कोयला होता है, ये मुलायम कोयले होते हैं। इसमें कार्बन 60 से 80% तथा नमी कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? इसे वाणिज्यिक, वाणिज्यिक कोयला या औद्योगिक कोयला कहते हैं। वाणिज्यिक कोयला या औद्योगिक कोयला कहते हैं। वाणिज्यिक कोयला या औद्योगिक कोयला कहते हैं, ये वाली बात है बिटुमिन्स कोयले को। ठीक है भी, वाणिज्यिक कोयला या बिटुमिन्स कोयला कहते हैं। फिर 4 नंबर आपका होता है एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। इसमें कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है 90% के आसपास। यह काले रंग का कोयला होता है, काले रंग का कोयला होता है, और यह देरी से जलता है, देरी से जलता है, जलता है। एक बार जलने के बाद लंबे समय तक जलता है, लंबे समय तक जलता है, तथा धुआं व राख, धुआं व राख बहुत कम छोड़ता है, धुआं व राख बहुत कम छोड़ता है।
मतलब धुआं और राख बहुत कम छोड़ता है, और इसीलिए क्या होता है, अतः इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में मकान गर्म रखने में होता है, मकान गर्म रखने में होता है। ये आपकी बात इंपॉर्टेंट होती है। और भारत में जे एंड के में मिलता है, भारत में जे एंड के में मिलता है, भारत में ज्यादा नहीं मिलता, ये बात याद रखना। एक बात हम भूल गए थे, वो अभी लिख देता हूं इसमें। भारत में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन बिटुमिन्स का होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन व भंडार किसका होता है? बिटुमिन्स का। इतनी बातें बताओ क्लियर हो गई तो, इतनी बातें क्लियर हो गई तो फिर हम आगे इसकी खान की ओर चलेंगे। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? जल्दी कमेंट कर दो। हाँ, चले अगली बात पे। हाँ ओके, हो गया अभी, रजनी राणा करिए ओके सर। हाँ, करते हैं कोयले के भंडार। भारत में कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? आप कमेंट करके बताओगे सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है। तो सबसे ज्यादा भंडार हमारे झारखंड में, स्टेट के अकॉर्डिंग झारखंड में। और वैसे सीधा सवाल है छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में। दूसरा उड़ीसा में, उड़ीसा। और तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करेंगे उत्पादन की, तो आपको पता चलेगा उत्पादन जो होता है वो झारखंड में पहले नंबर पे नहीं होता, उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में। और 2 नंबर पे आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में, उड़ीसा। 3 नंबर पे एमपी में, और 4 नंबर पे झारखंड में। ये वाली बात है। ये सवाल बहुत कम आते हैं, सवाल जो पूछे जाते हैं वो ये वाले पूछे जाते हैं जो मैं अभी लिखूंगा, और वो आपके होते हैं प्रमुख कोयला क्षेत्र या खान, प्रमुख कोयला क्षेत्र या खान। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, प्रमुख कोयला क्षेत्र या खान। हाँ, नदी घाटी के आधार पे दामोदर नदी घाटी, ये हमने पढ़ दी, पहले दिन ही लिखवा दी थी। हाँ, दामोदर नदी घाटी को कोयला नदी भी कहते हैं। अब हम जो खान लिखेंगे वो छत्तीसगढ़ की सबसे पहले लिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में हमारे 3 खान है, कोरबा और करगाली की खान, 2 सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरी को रहने देते हैं। एक कोरबा और एक करगाली की खान, करगाली की खान। आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट चलाता है तो कोरबा में चलाता मिलेगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है कोल वगैरह का। तो कोरबा और करगाली की खान। 2 नंबर पे उड़ीसा की खान। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि 2 नंबर पे उड़ीसा है तो उड़ीसा लिख रहे हैं, हम तो ऐसे ही लिख देते हैं, वो तो ऊपरी बात बताई है, इधर तो हम खान के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। यहां आपकी एक खान है तलचर, 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 रामगढ़ और जोड़ा की खान, रामगढ़ और जोड़ा की खान, ये आपकी खान है, तलचर, रामगढ़ और जोड़ा की खान। अच्छा, तीसरे नंबर पे झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी है? सबसे ज्यादा तो पूछी तो यही जाती है, बोकारो, झरिया,
बोकारो जरिया, और हर बच्चा ऐसे रटे होता है बोकारो जरिया रानीगंज, लेकिन बेटा रानीगंज तो पश्चिम बंगाल की खान है, रानीगंज पश्चिम बंगाल की खान है। यहां गिरिहीड एक झारखंड में खान है। और मैं आपको बता दूं, यदि कोयला क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो आपका है वो जरिया है, जरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जरिया है। ओके, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपके जो खान है वो सबसे प्रसिद्ध है रानीगंज, रानीगंज। अब ये याद ऐसे की जाती है बोकारो झरिया रानीगंज, ये है तो पास पास ही, लेकिन स्टेट पश्चिम बंगाल में है ये, तो रानीगंज। रानीगंज की आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में आधुनिक ढंग से सर्वप्रथम 1744 में कोयला रानीगंज से निकाला गया। हाँ, भारत में आधुनिक ढंग से सर्वप्रथम 1744 में कोयला यहीं से निकाला, यहीं से निकाला, सर्वप्रथम कोयला आपके यहीं से निकाला था। भारत में आधुनिक ढंग से सर्वप्रथम 1744 में कोयला यहीं से निकाला था। इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। छत्तीसगढ़ में कोरबा और करगाली की खान, उड़ीसा में तलचर, रामगढ़ और जोड़ा की खान, झारखंड में बोकारो, झरिया और गिरिहीड की खान, और पश्चिम बंगाल जो है उसमें रानीगंज है। भारत में आधुनिक ढंग से सर्वप्रथम 1744 में कोयला यहीं पर निकाला गया था। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी 2-3 बातें और बताऊंगा। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ ये भी दिखती रहे। हाँ, ये हमारी 5 नंबर हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, तेलंगाना में। तेलंगाना में एक कोयला की खान है, बताओ उसका नाम क्या है। और फिर हम चलेंगे आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप कमेंट करके बताओ मध्य प्रदेश में खान का नाम क्या है। और फिर हम चलेंगे आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारी जो कोयले की खान है वो एक तो चंदा कह दो, चाहे आप चंदा या चांदा, एक वर्धा, चांदा, वर्धा और कामपटी, ये आपकी खान है। इन दोनों में बताना है, सबसे ज्यादा सवाल आजकल यही दोनों आ रहे हैं। कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा, मैं ही बताता हूं। देखो ये है सिंगरौनी, सिंगरौनी, और ये वाली है आपकी सिंगरौली। कोई फर्क नहीं है, आखिर में एक के आगे एन आई आएगा, एक के आखिर में एल आई आएगा। अच्छा, अब आपको देखना है तेलंगाना आखिरी में न और सिंगरौनी आखिर में न, तो सिंगरौनी तेलंगाना, और मध्य प्रदेश वाले में ले आएगा तो ये तो अपने आप हो जाएगा। ये दोनों आपकी जो हैं, ये पिछले लगातार हर एग्जाम में कोयला में यही सवाल आ रहे हैं कि कोयला क्षेत्रों के उचित मिलान करो। सिंगरौनी तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश, ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। जल्दी बता दो, इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी कमेंट करो। आज तो हमारी क्लास 1 कंप्लीट हुई, उसमें कोयला पढ़ा हमने। आज तो मारेंगे घर वाले में कि एक पूरी क्लास में एक ही कोयला ही पढ़ा है, ये कोई बात हुई क्या? ये तो बहुत गलत बात है ना।
ओके सतपाल जी जल्दी बताइए, इतनी बातें क्लियर है क्या? छत्तीसगढ़ में कोरबा करगाली की खान, उड़ीसा में तलचर रामगढ़ जोड़ा की खान, झारखंड में बोकारो झरियागिरी हिट, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नारायणगंज आधुनिक ढंग से सबसे पहले कोयले का उत्पादन यही शुरू हुआ। सिंगरौली, सिंगरौली तेलंगाना में, मध्य प्रदेश सिंगरौली, महाराष्ट्र चांदा वर्धा और कामपट्टी, ये आपके क्षेत्र हैं। चलते हैं अगली बात पे, और अगली बात हम करेंगे टर्सरी युग का कोयला। टर्सरी युग का कोयला जिसको हम क्या बोलेंगे अभी, लिग्नाइट कोयला, जिसको हम लिग्नाइट कोयला बोलेंगे। टर्सरी युग का कोयला, लिग्नाइट कोयला। देखिए आप, इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन जो आपका करता है वो तमिलनाडु करता है। 2 नंबर पे आपका ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात में इसका। 3 नंबर पे आपका राजस्थान में ज्यादा होता है, राजस्थान में, ये याद रख लेना है। 4 नंबर पे मेघालय और असम, मेघालय और असम, वहां पे भी आपका यही कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला। ठीक है जी, अगली बात पे चलें तो आपको तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में तो सवाल इसका एक ही आना होता है, और वो होता है नवेली, नवेली, नवेली लिग्नाइट परियोजना, नवेली लिग्नाइट परियोजना। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी 1 लाख से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। नवेली, नवेली क्षेत्र, और एक मन्नारगुड़ी क्षेत्र, मन्नारगुड़ी, मन्नारगुड़ी क्षेत्र यानी मन्नार की खाड़ी के तट पर, और ये दोनों आपके तमिलनाडु के कोयला क्षेत्र है। हाँ, राजस्थान में बीकानेर और बाड़मेर दोनों जगह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, जहां पे पलाना, बरसिंगसर, कपुर्डी और जालिपा, ये क्षेत्र है। पलाना, बरसिंगसर, जालिपा और कपुर्डी, कपुर्डी मुख्य क्षेत्र है। पलाना, बरसिंगसर, जालिपा और कपुर्डी मुख्य क्षेत्र है। एक आपको याद रखना है कि गुजरात में उमरसर, गुजरात में उमरसर, उमरसर में भी आपका यही कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। और एक मिनट के लिए हमें इंतजार करना होगा। हाँ, ये हमारे कोयले के प्रमुख क्षेत्र थे, आप लिख लो थोड़ा बचा हुआ। असम में माकूम, असम में माकूम क्षेत्र है, असम में माकूम क्षेत्र है जहां आपके लिग्नाइट कोयला निकलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम और भी है, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, जम्मू कश्मीर में आपका कालाकोट जो है वहां पे भी लिग्नाइट कोयला निकलता है। शायद मेरे हिसाब से एक बार ये सवाल आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर का कालाकोट कौन से कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मेरे याद आ रहा है, कालाकोट। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कोयला जो होता है वो मतलब भारी कच्चा माल होता है, इसलिए इसका यूज जो होता है वो जिस भी प्रोसेस में होता है तो ये वेट का लॉस करता है, इसलिए इसका ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। और इसी कारण आजकल जहां पे भी आपका क्या निकलता है, जहां पर भी कोयला निकलता है वहां बिजली बना दी जाती है, बिजली बना दी जाती है। अच्छा, सवाल आ जाए कोयले के उपयोग क्या है, सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग किसमें होता है, बताइए, कमेंट करके बताओ, कोयले का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, कोई बताएगा कोयले का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है बिजली बनाने में। जितना टोटल कोयला उपयोग होता है उसमें 75% कोयले से बिजली बनती है, बिजली, ताप विद्युत, ताप विद्युत। 2 नंबर
10% कोयले का उपयोग होता है ईंट के भट्ठों में और 3% कोयले का उपयोग होता है लोहा इस्पात उद्योग में। लेकिन सवाल आ जाए कौन से उद्योग में कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो लोहा इस्पात उद्योग में, क्योंकि उद्योगों में सबसे ज्यादा कोयला जो उपयोग होता है वो आपके किस में होता है, उद्योगों में जो सबसे ज्यादा कोयला उपयोग होता है वो आपका लोहा इस्पात उद्योग में होता है। और लोहा इस्पात उद्योग के बाद सीमेंट उद्योग में कोयले का 2 नंबर पे सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल सचिन, आपने सही बताया, कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है तापीय विद्युत में, थर्मल पावर प्लांट में। 2 नंबर पे ईंट के भट्ठों में और 3 नंबर लोहा इस्पात में, 4 नंबर सीमेंट उद्योग में। ओके, ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें थी, क्लियर हो गई, ये कोयले की बात थी। और अभी हम जो आगे की बात करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने वाला है। एक बार आपको मैंने फिर से रिपीट कर दिया था कि कोयले का उपयोग किस किस में होता है और कोयले की कौन कौन सी खान है। जल्दी से आप बताओ कमेंट करके, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो। हाँ भाई, हमने क्या बताया, गुजरात में उमरसर, राजस्थान में पलाना, बरसिंगसर, कपुर्डी और जालीपा, ये लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र थे। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, असम में माकूब। फिर हमने कहा कि कोयले का उपयोग किसमें होता है, तापीय संयंत्र में, ईंट के भट्ठों में, लोहा इस्पात उद्योग में और सीमेंट उद्योग में। यदि सवाल है कि किस उद्योग में ज्यादा होता है तो आपको बता देना है लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग में। इतनी बातें क्लियर हैं, जल्दी से बता दो।